ये खीर गंगा नदी को लेकर जो डीएम भी बता रहे थे कुछ देर पहले, ऐसा लगता है, प्रतीत होता है कि मतलब इसके बैंक्स पर तो वो साफ दिख रहा है। एक बार फुल फ्रेम वीडियो दिखाइए। साफ दिख रहा है कि दोनों तरफ धड़ाधड़ मतलब कंस्ट्रक्शन हुआ है, लेकिन ये नदी ज्यादातर मतलब ऐसा प्रतीत हो रहा है शुरू में कि बहुत कम पानी और सक्रिय ही है, लेकिन उसके बाद जो सैलाब आता है मंजीत, इसके बारे में जरा बताएं। देखिए अंजना, अगर चाहे भागीरथी हो, अलकनंदा हो, जितनी जो जब देवप्रयाग में गंगा नदी के तौर पर बनती हैं, उससे पहले बहुत छोटी छोटी नदियां, इस तरह की छोटी छोटी नदियां गांव से, इलाकों से निकलती हैं, जो अलकनंदा और भागीरथी का हिस्सा बनती है। यहाँ पर भागीरथी की हम बात करें तो ये छोटी नदियां सामान्य तौर पर बरसात के मौसम में ही इनमें पानी होता है। सर्दियों में और गर्मियों में बहुत कम पानी होता है और ये स्थानीय स्रोत से पानी यहाँ पर निकलता है। तो इस लिहाज से लोगों को इस बात की आशंका नहीं होती है कि ये किसी दिन इस तरह का विकराल रूप ले सकती है। लेकिन 2013 की आपदा के बाद भी लोगों ने सबक नहीं सीखा और इस तरह की जो गंगा, अलकनंदा, भागीरथी की सहायक नदियां हैं, वहां पर पर्यटन को बढ़ावा देने के नाम पर बाहरी कंस्ट्रक्शन आप देखें किस तरह से बेतरतीब दोनों तरफ, इस लिहाज से कि यहाँ पर हो सकता है कि ये बरसाती नदी है, इस पर कभी बाढ़ नहीं आएगी। बिल्कुल, लोगों ने बड़ी संख्या में रिजॉर्ट बनाए थे। बहुत सही मुद्दा आपने उठाया मंजीत, और यह मुद्दा हर बार उठता है। 2013 के बाद अनेकों रिपोर्ट्स आई जिसमें यह कहा गया कि टूरिस्ट को कंट्रोल करने की जरूरत है, उनके इनफ्लो को, लेकिन यहां पर तो धड़ल्ले से, एक तरह से जिस तरह से नियम तोड़ तोड़ कर वहां पर घर बनाए जाते हैं, उसके बाद से ऐसा लगता है कि इस तरह की घटनाएं जो घटती हैं वो बहुत बड़े सारे सवाल खड़े करती हैं मंजीत। क्योंकि देखिए, आप अगर इससे पहले आप देखें तो जब रिपोर्ट आई थी 2013 में केदारनाथ में हुए इस घटना के बाद, तब से ही सेवरल रिपोर्ट्स केम इन जून 2013 के उस बाढ़ के बाद, जिसमें यह कहा गया कि आप कितने टूरिस्ट आते हैं, कितने पर्यटक आते हैं, उसको किसी तरह से आपको कंट्रोल करना ही पड़ेगा। 2022 में अभी तक के मिले आंकड़े के मुताबिक लगभग 5.5 करोड़ लोग आए। उसके बाद 26 में 6 करोड़ 7 करोड़ के आसपास लोग, जो 2000 में 1 करोड़ लोग आते थे। अब इसकी वजह से धड़ल्ले से जो वहां कंस्ट्रक्शन का कार्यक्रम चलता है, उसकी वजह से इस तरह की परिस्थितियां बनती है। इनकी अनदेखी, मतलब दशक दर दशक इनकी अनदेखी इस तरह की परिस्थितियों को भी अंजाम देता है मंजीत। देखिए अंजना, आप देखें, न सिर्फ 2013, जोशीमठ अभी भी आपदा की विभीषिका को झेल रहा है। पूरा जोशीमठ शहर नीचे धंसता जा रहा है। 2013 की आपदा मैंने खुद कवर की, उसके बाद आप देखें जो जोशीमठ में जो आपदा है, उसको उस मौके पर मैं वहां था। एक के बाद एक आपदाएं, खासतौर से जो अलकनंदा, भागीरथी, गंगा के किनारे जो इलाके हैं, वहां पर ये इस तरह की आपदाएं आ रही हैं। लेकिन सरकार का ध्यान सिर्फ इस बात पर लगे, सरकार इस बात के आंकड़ों को लेकर खुश होती है कि इस बार 25 लाख यात्री आए, साल भर में 2 करोड़ यात्री आए, हमारा पर्यटन बढ़ रहा है। इस बात के लगातार आंकड़े दिए जाते हैं, अखबारों में विज्ञापन छपते हैं। लेकिन जो उत्तराखंड में 2013 की आपदा के बाद और उसके बाद भी लगातार छोटी बड़ी आपदाएं आती रही, उसको लेकर कोई मास्टर प्लान, कोई नीतिगत फैसले नहीं लिए गए हैं। और इसी का नतीजा है कि ये इस वक्त जो हमने आपदा देखी कि किस तरह से धराली में एक नदी जिस पर ये उम्मीद नहीं की जाती, लोगों को लगता है कि ये बरसाती नदी है, उसमें इस तरह का बादल नहीं फट सकता है, और उसके बाद इतनी बड़ी विभीषिका यहाँ पर हो रही है। बिल्कुल। अब जितेन, आपके पास भी आते हुए, और ये रिपोर्ट यहाँ वहाँ की नहीं है, ये भारत के ही डेटा ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है जो ये कहता है कि उत्तराखंड में 2022 के बाद से 50,000 हेक्टेयर जो फॉरेस्ट एरिया था उसको काट दिया गया। अब ये तस्वीरें देखिए, 2013 के बाद भी ऐसे ही अनेकों कमिटियां, रिपोर्ट बनती रहती हैं, लेकिन जो परिस्थिति दिख रही है, आप देखिए, मतलब जो लॉन्ग शॉट, एक बार फिर से फुल फ्रेम वीडियो दिखाइए। छोटी सी नदी है, पतली सी उसकी जगह है, और उसके बाद जब वो रौद्र रूप लेती है तो उसके लिए जगह ही नहीं है। उसके बाद से जब इस तरह की बारिश की परिस्थितियां बनती हैं और क्लाउड बर्स्ट होता है, उसके बाद से सारी तटों को तोड़ता हुआ वो मतलब कहर बनकर टूट रहा है आसपास के इलाकों में। जितेन, अंजना, अब से थोड़ी देर पहले एक रिटायर्ड डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़े हुए अधिकारी से हमारी बातचीत हो रही थी, तो उसमें आपको बता दें, उन्होंने ये बताया कि धराली की जो सिचुएशन है इस वक्त वो 8,000 फीट के आसपास पर मौजूद है। उन्होंने कहा कि बादल फटने की जो बात कही जा रही है, या ऐसा भी हो सकता है कि जो ऊपरी हिस्सा है करीब 10,000 फीट के आसपास, जो कि नेलोंग वैली की तरफ रास्ता जाता है, वहाँ पर किसी भी तरीके से वाटर रिजर्व बन गया हो और वो अचानक से किसी बड़े पत्थर की वजह
वजह से रुका रहा हो और वो खुल गया हो, और जिसके चलते ये पत्थर और साथ साथ में पेड़ पौधे और जो गाढ़ी मिट्टी है, जो कि बारिश वहां पर हो रही थी, वो पूरी मिट्टी होते हुए यहाँ पर नीचे की तरफ चली आई है। तो इस बात को लेकर के उन्होंने सवाल भी खड़ा किया। और ये एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आपको टोक रही हूँ। उत्तरकाशी हादसे पर अनिल बलूनी ने दुख जताया है। ये सांसद है वहां से, और भारतीय जनता पार्टी के सांसद, क्योंकि जो परिस्थिति इस वक्त बन रही है, हम अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं। उत्तरकाशी हादसे पर बीजेपी सांसद अनिल बलूनी ने कहा है, उत्तरकाशी की घटना दुखद है, हृदय विदारक है, और गृह मंत्री के आदेश पर आईटीबीपी एनडीआरएफ की टीमें वहां पर भेजी गई हैं। ये जानकारी बीजेपी के सांसद अनिल बलूनी दे रहे हैं। गृह मंत्री के आदेश पर आईटीबीपी एनडीआरएफ की टीमें भेजी गई हैं। आईटीबीपी की 3 और एनडीआरएफ की 4 टीमें मौके पर रवाना कर दी गई हैं। ये जानकारी अनिल बलूनी बीजेपी के सांसद दे रहे हैं। जितेंद्र, जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि जो फ्लैश फ्लड आया है, हाँ। उसमें ये भी हो सकता है कि बादल फटने के चलते इतने ज़्यादा बोल्डर और पत्थर, इसके साथ साथ कीचड़ और पेड़ पौधे आए हों, जिसकी वजह से धराली जो पूरी वैली है वहाँ पर इतना बड़ा नुकसान। इसके उन्होंने ये भी कहा कि एक रास्ता जो नेलोंग वैली की तरफ वहाँ जाता है, वहाँ पर हो सकता है कि बारिश लगातार पिछले कुछ दिनों से हो रही थी, कुछ वाटर रिजर्व हो गया हो, उसके चलते जो पत्थर हटा हो और अचानक से पानी आ गया हो, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा फ्लैश फ्लड आया। तो इस तरीके के अनुमान लगाए जा रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि जब केदारनाथ त्रासदी हुई थी तो उस दौरान ये कहा गया था कि जो पहाड़ी इलाके हैं, जो ऊपर के इलाके, उनके सैटेलाइट इमेज लिए जाएंगे, इसके साथ साथ ड्रोन से तस्वीरें ली जाएंगी, जिससे कि पहले से ये पता चल सके कि उस एरिया में, यानी कि ऊंचे इलाके में कितना ज़्यादा जल भर गया है, जल जमाव कितना हो गया है। लेकिन लगता है कि ये इस तरीके के जो एसओपी हैं, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, इसका पालन नहीं किया गया और इस तरीके की घटना और ये पूरा हादसा हुआ। डिजास्टर मैनेजमेंट के लोग इस तरीके की आशंकाएं जरूर जता रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय लगातार इस पूरी सिचुएशन को मॉनिटर कर रहा है। जो कंट्रोल रूम गृह मंत्रालय का बनाया गया है, जिसमें एनडीआरएफ के साथ साथ जो दूसरे डिजास्टर मैनेजमेंट के लोग हैं वो जुड़े हुए हैं, राज्य सरकार से लगातार संपर्क में है। ये कहा जा रहा है कि जो एनडीआरएफ की टीम जो वेल इक्विप्ड है, वो कुछ ही देर में लोकेशन पर पहुंच जाएगी, क्योंकि एनडीआरएफ के पास वो तमाम साजो सामान मौजूद है जिसके जरिए वो जो भी घर गिरे हैं या फिर मलबा जो जिसमें बड़े बड़े बोल्डर और पत्थर हैं, उनको हटाने की मशीनें उनके पास मौजूद रहती है। हालांकि आर्मी ने पहले ही बहुत सारा वहां पर रेस्क्यू का काम कर लिया है और जो घरों में जो मलबा घुसा था उसको निकाला जा रहा है, ये तमाम चीज़ें की जा रही हैं। लेकिन अब धीरे धीरे दिन ढल रहा है, तो जो डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़े हुए लोग, एनडीआरएफ और आईटीबीपी के लोग, उनको लग रहा है कि रात में भी काम करना पड़ेगा। अगर मौसम ऐसे ही ठीक रहा तो कोशिश लगातार लोगों को बचाने की जा रही है। और रेस अगेंस्ट टाइम जिसे कहते हैं जितेंद्र, रेस अगेंस्ट टाइम, क्योंकि धीरे धीरे पहाड़ी इलाकों में खास तौर पर और जल्दी अंधेरा हो जाता है, और जिस तरह का मौसम है बहुत अंधेरा हो रहा होगा। मंजीत, जल्दी से अनिल बलूनी जो कि बीजेपी के सांसद हैं, वो जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं और केंद्र सरकार की तरफ से जो टीमें भेजी जा रही हैं। देखिए जब ये घटना 1:30 बजे के आसपास हुई और 2-2:30 बजे के आसपास जानकारी मिली, सभी जो सांसद थे वो, क्योंकि लोकसभा adjourn हो गई थी, निकल गए थे। लेकिन उसके बाद तुरंत सभी जो उत्तराखंड के 5 पांचों सांसद हैं वो संसद भवन पहुंचे, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह के साथ उनकी बैठक हुई। और ये जो इलाका उत्तरकाशी का आता है, इसकी सांसद, वहां की टिहरी की जो सांसद है वो राज्य लक्ष्मी शाह, वो यहाँ के सांसद हैं। उनसे मैंने भी बातचीत की कि आप कब निकल रही हैं। लेकिन गृह मंत्रालय ने बहुत तेजी के साथ पूरे हालात का जायजा लिया, सभी सांसदों के साथ राहत और बचाव को लेकर जो कार्रवाई थी उसको शुरू कर दिया। लेकिन अभी एक बड़ी मुश्किल अंजना इसमें यह आ रही है कि खराब मौसम की वजह से देहरादून से, या अगर हम देहरादून में, क्योंकि एयरपोर्ट के पास एसडीआरएफ का हेडक्वार्टर है जहां से जवान और इक्विपमेंट जाना है, वो फ्लाइट अभी शुरू नहीं हो पा रही है। बिल्कुल, और अगर वो नहीं हो पाता है तो मुश्किलें बहुत आएंगी। धन्यवाद आपका। लेकिन नॉन स्टॉप कवरेज ये आज तक पर जारी है। इन्हीं तस्वीरों के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं, वापस लौटते हैं। कवरेज जारी है, तस्वीरें आ रही हैं, लेकिन अलग अलग वीडियोज इस ओर इशारा कर रहे हैं कि किस तरह से भयावह सैलाब आज उत्तरकाशी में ये तबाही मचा गया है। और जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक तुलसी टॉप में भी जानकारी आ रही है कि वहां पर भी घटना घटी है।
अलग अलग इलाकों में। और ऐसा ही मैं आपको पहले भी कह रही थी, 2013 में भी जब घटना घटी थी केदारनाथ के पीछे, तो कई दिनों तक धीरे धीरे खबरें आ रही थी। और अब सुखी टॉप में हादसे की खबर आ रही है, जिसका ये वीडियो है। लौट रहे हैं, इसी खबर पर हम बने हुए हैं, फौरन लौट रहे हैं, देखते रहिए आज तक।